नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सब लोग। आशा है कि आप सब लोग कुशल मंगल से हैं और आप सबकी जो पढ़ाई बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। आइए आप सब लोग जुड़ जाइए हमारे साथ इस सेशन में। आज का सेशन बहुत ही शानदार होने वाला है आपका। पिछली क्लास में हम पढ़ रहे हैं मौर्य वंश के बारे में। किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम, तो आप बताएंगे सर मौर्य वंश के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, अशोक के बारे में। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, हमने बिंदुसार के बारे में पढ़ा। बिंदुसार कौन थे, तो आप बताएंगे जो सम्राट अशोक हुए उनके पिताजी थे, है ना। तो आप सब लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस क्लास के लिंक को शेयर कर दीजिए। चलिए आइए इस सेशन की हम शुरुआत करते हैं। तो अशोक था कौन, पहले आपके मन में ये विचार आएगा कि अशोक कौन थे। तो पहले तो आप हेडिंग डाल लीजिए, कौन सा वंश पढ़ रहे हैं अपन। हम पढ़ रहे हैं मौर्य वंश। कौन सा पढ़ रहे हैं, तो आप बताएंगे मौर्य वंश। और मौर्य वंश का जो शासक है उसका नाम लिख लीजिए, शासक है अशोक। कौन है आपका, अशोक। तो अशोक के पिता की बात करते हैं अगर हम, तो इसके जो पिता थे उनका नाम था बिंदुसार। क्या नाम था, बिंदुसार। और इनकी माता का नाम भी आपको याद रखना। तो इनकी माता का नाम क्या था, तो माता का नाम भी आपको बताया गया था। तो माता का नाम था सुभद्रांगी। जी हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था और लास्ट क्लास में हमने कलिंग युद्ध के बारे में पढ़ा था, जिससे कि इसका हृदय परिवर्तन हो जाता है ना। बहुत आप सब लोग जिन्होंने ये क्लास नहीं देखी है तो आप पहले पिछली क्लास आप देखें। अब हम बात करने वाले हैं जो अशोक था, अशोक का हृदय परिवर्तन हो जाता है। हृदय परिवर्तन होने के बाद जो आपका अशोक था वो बौद्ध धर्म का प्रचार करने लगते हैं। प्रचार करने में इतना अपनी रुचि दिखाते हैं कि इन्होंने श्रीलंका तक बौद्ध धर्म का प्रचार करवाया। अब श्रीलंका में प्रचार करने के लिए किसे भेजा था, तो आप बताओगे श्रीलंका में जो प्रचार करने के लिए भेजा था वो अपने पुत्र और पुत्री को भेजा था। और इनका जो श्रीलंका प्रचार करने के लिए भेजा था, कहाँ पर भेजा, आप बताओगे श्रीलंका। श्रीलंका में प्रचार के लिए किसे भेजा था, आप बताओगे पुत्र का नाम था महेंद्र। क्या नाम है, महेंद्र। और पुत्री थी जिनका नाम था संघमित्रा। ये दोनों को जो है उन्होंने अपने प्रचार करने को भेजा था। ये हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। अब आपको याद रखना कि अशोक की एक पत्नी भी हुआ करती थी। वैसे बहुत सारी शादी की थी इसने, है ना, लेकिन इसकी एक पत्नी है जिनका नाम आपको याद रखना है तियासारा या तियारावा। ऐसा नाम लिखो, तियारावा। ये जो थी इन्होंने देखा कि मगध में एक वृक्ष था जिसको बोधि वृक्ष कहा गया है। क्या था आपका, बोधि वृक्ष था। इसको इन्होंने कटवा दिया। क्यों कटवा दिया, कि जब सम्राट अशोक थे इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। बौद्ध धर्म की शाखा जिसको धम्म कहा जाता है, धम्म को इन्होंने अपनाया। अपनाने के बाद क्या हुआ कि ये जब भी इनका मन लग जाता था तो ये इस वृक्ष के नीचे बैठ जाते थे और कुछ काम धंधा करते नहीं थे। इसलिए इनकी पत्नी बन पड़ती हैं और इस पेड़ को कटवा देती। तो याद रखना कि पहली बार बोधि वृक्ष को किसने कटवाया था, तो आप बताओगे तियाराबा। क्या नाम है, तियाराबा। और कहीं कहीं आपको तिसा, ऐसा तिसा राखा भी नाम मिल सकता है आपको, है ना। क्या नाम मिल सकता है, तिसा राखा। ये अलग अलग नाम आपको देखने को मिलते हैं, तो जैसा ऑप्शन मिले आप वैसा लगा सकते हैं। इस बोधि वृक्ष को पहली बार कटवाया था किसने, तियाराबा ने। तो आप लिख लीजिए पहली बार बोधि वृक्ष किसने कटवाया, पहली बार बोधि वृक्ष को कटवाया। अब इन्होंने पहली बार तो कटवा दिया है, फिर आगे बात आती है कि जो अशोक थे इनको सर्वप्रथम बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दी थी। तो अब इनके बारे में ही हम देखते हैं कि अशोक को जो है दीक्षा किसने दी है। तो आप हेडिंग लिख लीजिए, बौद्ध धर्म की दीक्षा या शिक्षा। अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा। तो आप में से जिन भी बच्चों को पता हो कि बताइए अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा किसने दी थी, तो आप बताओगे उनका नाम था निग्रोध।
क्या नाम था? निग्रोथ नामक बौद्ध भिक्षु ने इनको शिक्षा दी थी। किसने दी थी? तो आप बताओ। निग्रोथ। ये कौन थे आपके? ये बौद्ध भिक्षु थे। अब अगर आपसे और क्वेश्चन बनता है, ये कई बार पेपर में पूछा गया है कि बौद्ध धर्म की दीक्षा अशोक को किसने दी थी, तो आप बताओगे निग्रोथ ने की थी। लेकिन बौद्ध धर्म के बारे में फिर दूसरी बार किसने बताया था? तो इनको बौद्ध धर्म के बारे में एक और शिक्षा देने वाले थे, जिनका नाम था, बाद में दी थी, उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने। यानी बाद में किसने दी? आप बताओगे। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु। दो व्यक्तियों ने दे दी है भैया, एक निर्ग्रोथ ने भी दी है, उपगुप्त ने भी दी है। अब अगला जो आपके साथ आता है, परंतु ये किसके प्रभाव में आकर इन्होंने पूर्णतः बौद्ध धर्म को अपनाया था, तो आप उनका भी नाम याद रखना। उनका नाम था मोगलीपुत्र तिस्स। क्या नाम था? मोगली पुत्र तिस्स के प्रभाव में पूर्णतः बौद्ध धर्म को अपनाया। पूर्णतः बौद्ध धर्म को अपनाया। ये आपको याद रखना कि पूर्णतः बौद्ध धर्म को अपनाने वाले किसके प्रभाव में अपनाया था, तो आप बताओगे मोगलीपुत्र तिस्स के प्रभाव में इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था। अब बात आती है कि ये तीन व्यक्तियों के नाम आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना। पहले कौन है आपके? तो आप बताओगे निग्रोथ है। दूसरे कौन है? उपगुप्त है। तीसरे कौन है? आप बताएं। मोगलीपुत्र तिस्स है। अब अभी आप बात कर रहे थे किसके बारे में? तो हम देखते हैं कि जो आपका बोधि वृक्ष था, क्या था आपका? बोधि वृक्ष। बोधि वृक्ष को पहली बार दिया राखा, नहीं कटवाया। ठीक है ना, पहली बार इन्होंने कटवाया था। दूसरी बार ये कौन थी आपकी? तो ये याद रखना, ये अशोक की पत्नी थी। कौन थी? तो आप बताओगे अशोक की पत्नी। अब दूसरी बार किसने अब कटवाया? तो दूसरी बार जो कटवाने थे, यानी आप कहोगे ईसा पूर्व की दूसरी शताब्दी, ईसा पूर्व की दूसरी शताब्दी में जो कटवाने वाले व्यक्ति थे, उनका नाम आपको याद रखना, पुष्यगुप्त शुंग। क्या नाम था? तो आप बताओगे। जिन्होंने कटवाया था उनका नाम था पुष्यगुप्त शुंग ने इसको कटवाया। ये आपको याद रखना। फिर फिर से आपका वृक्ष बड़ा हो गया है। फिर उसको कटवाने वाले कौन थे? तो आप बताओगे तीसरी बार यानी छठवीं शताब्दी। कौन सी शताब्दी आपकी? जो छठवीं शताब्दी है, उसमें बंगाल के शासक जो गौड़ वंश के राजा थे, शशांक ने इसको कटवाया था। किसने कटवाया था? तो आप बताओगे शशांक। ये कौन थे आपके? तो आप इनके बारे में लिख लीजिए। शशांक जो थे, ये गौड़ वंश के शासक थे। गौड़ वंश के शासक, इन्होंने इसको कटवाया। 3 बार वृक्ष को कटवा दिया गया है। फिर क्या होता है? 19वीं शताब्दी में 19वीं शताब्दी तूफान आया।
आया और यह वृक्ष उखड़ गया। अब जब देखो भैया, 2 बार कटवाया है, अब तीसरी बार आंधी ने ही उसको उखाड़ दिया, तो फिर क्या कर सकते हैं? तो फिर क्या हुआ आपका, फिर आपके एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम आपको याद रखना, अलेक्जेंडर कनिंघम। कौन है आपके, तो आप बताओगे सर अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम श्रीलंका से, कहाँ से, श्रीलंका से बोधि वृक्ष, कौन सा वृक्ष है, तो बोधि वृक्ष की टहनी लगा, बोधि वृक्ष की टहनी मंगाकर मगध में, यानी यहाँ लगा देते। तो आपको अभी जो आपका बोधि वृक्ष वहां पर आप जाते हैं गया बिहार में, है ना, तो आपको जो वृक्ष दिखाई देता है वो पुराना वृक्ष नहीं है, वो लगाया गया है किसके द्वारा आपका, आप बताओगे सर अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा वो वृक्ष अभी लगाया गया है। पुराना वृक्ष तो आपका उखड़ गया था वहां से, इतना अपने याद रखना है। फिर क्या होता है आपका, आपसे पूछा जाएगा अशोक के समय ही तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। तो अब हम यहाँ की बात करते हैं किसके समय पर, अशोक के समय, अशोक के समय तृतीय बौद्ध संगति, बौद्ध संगति का आयोजन हुआ। किसके समय पर हुआ था, तो अशोक के समय पर हुआ था, है ना। कहाँ पर हुआ था, तो स्थान का नाम लिख लीजिए, स्थान था आपका पाटलिपुत्र। कौन सा स्थान था आपका, पाटलिपुत्र पर जो है आपकी तृतीय बौद्ध संगति हुई, है ना। अब हम बात करते हैं किसकी, तो मौर्यकालीन कला। तो पहले एक छोटा सा और लिख लीजिए, अगर आपसे पूछ ले कोई कि बताइए मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, क्वेश्चन क्या आता है आपका, तो आप बताएंगे कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। तो जिन भी लोगों को पता है वो कमेंट करके आप आंसर दीजिए कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। मौर्य वंश का अंतिम शासक, तो मौर्य वंश का अंतिम शासक था, उसका नाम था बृहद्रथ। क्या नाम था, बृहद्रथ जो था वो अंतिम शासक था। इसकी जो हत्या है इसके सेनापति जिसका नाम था पुष्यमित्र शुंग द्वारा की गई थी, याद रखना। इसकी जो हत्या है इसका एक सेनापति था, सेनापति का नाम क्या, पुष्यमित्र शुंग ने। हत्या किसने कर दी थी, तो आप बताओगे सर पुष्यमित्र शुंग ने इसकी हत्या कर दी थी। अब इसके बाद आप देखते हो कि मौर्य वंश में एक नए वंश की स्थापना हो जाती है जिसको मौर्योत्तर काल कहते हैं। इसका नाम है शुंग वंश की स्थापना होती है। किस वंश की स्थापना हो जाती है, शुंग वंश की स्थापना। शुंग वंश को पढ़ेंगे, लेकिन इसको पढ़ने से पहले हमें मौर्य काल की कला संस्कृति को भी पढ़ना पड़ेगा, क्या उसका समाज पर प्रभाव रहा, क्या क्या क्वेश्चन और आपको इनमें से देखने को मिलते हैं। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए मौर्यकालीन कला। क्या पढ़ रहे हैं हम, मौर्यकालीन कला। कला की बात करते हैं तो ये जो कलाएं देखने को मिलते हैं ये प्राकृत भाषा में देखने को मिलती हैं। याद रखना कौन सी भाषा में देखने को मिलेगी, भाषा कौन सी है, तो आप बताओगे सर प्राकृत भाषा। कौन सी भाषा है, प्राकृत भाषा है। और इनमें ही हमें क्या क्या देखने को मिलेगा, सबसे पहले आपको अभिलेख देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं, अभिलेख। अभिलेख किसे कहते हैं, तो आप बताओगे कि किसी कठोर सत्य पर,
आपसे पूछा जाए बताइए अभिलेख किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे कि किसी कठोर सत्य पर उत्कीर्ण लेख को ही हम क्या कहते हैं, अभिलेख कहते हैं। जैसे कि आप सब लोग अपना नाम लिखिए। अब जब आप अपना नाम लिखोगे तो जो आप अपना जो भी नाम लिखोगे तो भैया वो सत्य है कि झूठा नाम है? आप कहोगे बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि वही नाम आपकी मार्कशीट पर रहता है, इसलिए आपके डॉक्यूमेंट्स में पूछा जाता है बताइए कि वो ही नाम लिखना जो आपके आधार कार्ड में लिखा हो, तो वो भी तो अभिलेख है। आपने अपना नाम उत्कीर्ण किया है तो वो ही अभिलेख कहलाता है। यानी जो कठोर सत्य है, जो सत्यवाद पर जो लेख लिखा जाता है उसे ही अभिलेख कहा जाता है। ठीक है ना भैया? अभिलेख की खोज किसने की थी? ये जो क्वेश्चन आता है कि अभिलेख की खोज किसने की थी, तो आप बताओगे 1750 में हुई थी। अभिलेख की खोज कब हुई आपकी? 1750। किसने की थी? तो आप बताओगे किसने की थी? किसने की? तो आप बताओगे टी फैनथिलर। किसने की है? टी फैनथिलर ने की थी। अब इतना ही कुछ नहीं है, फिर आता है ये इनमें जो खोज की गई है, कहाँ का जो अभिलेख था उसकी खोज की गई थी, तो आप बताओगे दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख। कौन सा खोजा गया था आपका? दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख। दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख को खोजा गया था, है ना। इसका जो है विकुटन कब किया गया था? याद रखना, अभिलेख जो होते हैं इनका विकुटन। अब आपको विकुटन शब्द समझ में नहीं आ रहा होगा। विकुटन मतलब पढ़ना। इसको पढ़ा कब गया है? तो आप बताओगे पढ़ा गया था 1837 में। कब? 1837 में। तुरंत खोजा, तुरंत नहीं पढ़ लिया था, बाद में जाके इसको पढ़ा गया था। और पढ़ने वाले थे, उनका नाम है जेम्स प्रिंसेप। पढ़ने वाले कौन थे जिसको सबसे पहले पढ़ा था? उनका नाम था जेम्स प्रिंसेप। क्या नाम है? जेम्स प्रिंसेप ने जो है सर्वप्रथम पढ़ने का अपना स्थान बनाया। और किसको पढ़ा था? तो पढ़ने के लिए इनको दिया गया था, उसका नाम था दिल्ली टोपरा का अभिलेख। क्या पढ़ा था इन्होंने? दिल्ली टोपरा का अभिलेख इन्होंने पढ़ा था। तो यहाँ हमने बात की है अभिलेख की। अभिलेख क्या है? तो आप बताओ। कठोर सत्य पर उत्कीर्ण लेख खोज हुई आपकी 1750 में। किसने खोजा था? तो टी पेंथिलियर ने खोजा था। अब कहाँ पर खोजा था? तो दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख को खोजा। लेकिन अगर अभिलेख को पढ़ने की बात की जाए तो सबसे पहले इसको पढ़ा किसने था? आप बताओ। जेम्स प्रिंसेप ने। कब? 1837 में। इतना आपको याद रखना। अब हम बात करें इन अभिलेखों की लिपि कौन सी थी, तो इधर बात करते हैं हम कि जो अशोक के जो अभिलेख थे उनकी लिपि कौन सी थी। तो सबसे पहली जो लिपि है उसका नाम है ब्राह्मी लिपि। कौन सी लिपि है आपकी? तो आप बताओगे ब्राह्मी लिपि, जो बाएं से दाएं लिखी जाती है। बाएं से दाएं लिखी जाती है ब्राह्मी लिपि के बाद बात करें हम तो खरोष्टी लिपि। खरोष्टी लिपि कौन सी लिपि आती? तो आप बताओगे ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि के बाद खरोष्टी लिपि, ये दाएं से बाएं लिखी जाती है। दाएं से बाएं लिखी जाती है। इसके बाद आती है आपकी ग्रीक, और एक और है अरमाई। ये दो भाषाएं भी आपको देखने को मिलती हैं, ग्रीक और अरमाई। ये दोनों ही जो भाषाएं हैं वो आपकी लिपियां हैं, ये यूनानी लिपियां हैं। कौन सी लिपियां हैं आपकी? तो आप बताओगे सर ये यूनानी लिपियां हैं, है ना। और जो आप बताओगे दाएं से बाएं लिखी जाती है जिसको उर्दू कहते हैं। उर्दू, उर्दू की तरह ये यूनानी लिपियां हैं। इनके बारे में आपको याद रखना। अब बात आती है कि अशोक ने जो है शिलालेख भी बनवाए हैं, स्तंभ लेख भी बनवाए हैं, गुहा लेख भी बनवाए हैं। तो अब जो है उनमें कौन सी लिपि का प्रयोग किया जाता था? तो सर्वाधिक जो देखने को आता है, याद रखना, वो आपकी ब्राह्मी लिपि के देखने को मिलते हैं। और अगर हम बात करें कौन सी भाषा का उपयोग किया गया है, तो आप बताओगे
प्राकृत भाषा का उपयोग किया गया है, यानी अशोक के अभिलेखों की भाषा। तो अशोक के जो अभिलेखों की भाषा है वो कौन सी है? प्राकृत है। क्या है? कौन सी भाषा है? आप बताओगे सर, अशोक के जो अभिलेख हैं उनकी जो भाषा है वो कौन सी है? प्राकृत। अब हम बात करते हैं कौन कौन से अभिलेख हैं। तो सर्वप्रथम हम जिस अभिलेख की बात करते हैं उसका नाम है शिलालेख। क्या है आपका? शिलालेख। दूसरा आपको देखने को मिलता है स्तंभ लेख। क्या देखने को मिलता है? स्तंभ लेख। और तीसरा जो आपको देखने को मिलेगा उसका नाम है गुहाभिलेख। अगर आपका क्वेश्चन ऐसा आता है पेपर में कि बताइए सर्वप्रथम अभिलेख लिखवाने की शुरुआत किसने की, तो आप बताएंगे सर सम्राट अशोक ने की थी। किसने की थी? तो सर्वप्रथम अभिलेख लिखवाने की शुरुआत किसने की है? तो आप बताएंगे अशोक ने की। अब यही हम बात करते हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं शिलालेख की। किसकी बात करते हैं? शिलालेख। तो शिलालेख क्या होते थे आपके? इनको पत्थरों पर लिखा जाता था। पत्थरों का आगे का भाग को साफ कर दिया जाता था। साफ करने के बाद जो है उस पर राज आज्ञा को अंकित किया जाता था ऐसे। तो ये है आपका शिलालेख। तो आप परिभाषा भी लिख सकते हैं शिलालेख किसे कहते हैं। लिख लीजिए जो बड़ी बड़ी चट्टानों के ऊपर लिखे गए राज आज्ञा को दर्शाते हैं। जो बड़ी बड़ी चट्टानों पर लिखे गए लेख शिलालेख कहलाए। और इनमें क्या लिखा जाता था? इनमें लिखा जाता था आपका राज आज्ञा। क्या हुआ कि अशोक ने जो था अपने पूरे राज्य में जगह जगह पर, जैसे आप आज कहीं रोड पर जाते तो आपको टोल टैक्स देखने को मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, या गांव का नाम बोर्ड पर लिखा रहता है ये फलाना गांव है, यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, इन सब के द्वारा काम किया गया है। ये सब राज आज्ञा लिखी रहती हैं, है ना। तो ऐसे ही जो था इसने भी अपने राज्य में शिलालेख, गुहालेख और स्तंभ लेख लिखवाए, है ना। अगर आपसे पूछा जाए कि जो शिलालेख है इनको दो भागों में बांटा गया, एक है बृहद बृहद शिलालेख और एक है आपके लघु शिलालेख। लघु शिलालेख। तो आपसे संख्या पूछी जा सकती है कि बताइए बृहद शिलालेखों की संख्या कितनी है। तो आप बताओगे बृहद शिलालेख जो है हमें 8 स्थानों पर मिले हैं। कितने स्थानों पर मिले हैं? 8 स्थानों पर मिले हैं। जबकि लघु शिलालेख बहुत सारे जगह है। इनका याद रखना, इनकी संख्या निश्चित नहीं, इनकी जो है वो संख्या निश्चित नहीं। इनकी संख्या क्या नहीं है? आप बताओगे निश्चित नहीं है। अब आपको ये भी याद रखना कि 8 स्थान कौन से हैं जहां पर जो है अशोक का शिलालेख मिला हुआ है। तो आप जल्दी से नाम बताइए कौन कौन से वो 8 स्थान हैं जहां पर अशोक से संबंधित आपके शिलालेख देखने को मिलते हैं। तो देखिए हम बात कर रहे हैं किसकी? बृहद शिलालेख कहाँ कहाँ पर मिले हैं। तो आपको नाम याद रखना है, एक तरीका बताते हैं याद करने का। तो आप लिखिए, बोलते हैं ना शाम को जो सोएगा वो गधा है, ऐसे लिखो पहले आप। क्या बताएंगे? शाम को सोए सो गधा। क्या बताओगे आप? शाम को सोए सो गधा है।
ऐसे आपको नाम बताना है कौन कौन से हुए आपके। तो पहला आप बताओगे, उसका नाम है सहवाजगढ़ी। कौन सा आपका? सहवाजगढ़ी से प्राप्त हुआ है। दूसरा लिखिए आप, दूसरा कहाँ से बुला हुआ है? तो उसका नाम है मानसेहरा। मानसेहरा, ये दोनों जो जगह है ये पाकिस्तान में है। वर्तमान कहाँ पर है आपकी? पाकिस्तान में है आप। अब आगे बात करते हैं हम, तो है एक है कालसी। कौन सी जगह है? कालसी। कालसी कहाँ पर है आपकी? तो आप बताओगे सर उत्तराखंड में है। अब आगे की बात करते हैं, सो से सोपारा। कौन सा है आपका? सोपारा। अब बात आती है कि सोपारा कहाँ पड़ता है? तो आप बताओगे सर महाराष्ट्र में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? महाराष्ट्र। दो पढ़ दिए हमने, कालसी उत्तराखंड, सोपारा महाराष्ट्र में है। अब हम बात करें ऐगुड़ी। ऐगुड़ी, ऐगुड़ी कहाँ पर है? तो आपको ये भी याद रखना, ऐगुड़ी आंध्र प्रदेश में है। ऐगुड़ी कहाँ पर है? तो आप बताओगे सर आंध्र प्रदेश में। अब आगे की बात करते हैं हम, तो अगला जो आता है उसका नाम है जोयगढ़। एक मिनट एक मिनट, इधर आप ऐसा भी लिख लेना। तो उसका नाम है जोयगढ़। जोयगढ़। अब आप बताओगे जोयगढ़ कहाँ है? तो जोयगढ़ बता देना आप उड़ीसा में। कहाँ पर है? उड़ीसा में। अब अगला नाम लिख लीजिए आप। जोयगढ़ भी बता दिया आपने। जोयगढ़ के बाद अगला जो आता है उसका नाम है गिरनार। कौन सा है? गिरनार। तो गिरनार तो आपको पता ही है नाम कहाँ पर पड़ता है? तो आप बताओगे गुजरात में है। गिरनार कहाँ पर है आपका? गुजरात। एक और है जिसका नाम है धौली। तो धौली कहाँ पर है आपका? तो आप बताओ उड़ीसा। धौली कहाँ है? तो आप बताएंगे सर उड़ीसा में। तो ये सारे के सारे जो स्थान हैं ये आपके भारत में है। कहाँ पर हैं? भारत में। और वो जो दो स्थान थे वो आपके पाकिस्तान में। ऐसे करके जो 8 स्थान हमें मिले हुए हैं उनका नाम याद रखना। वो है आपके बृहद शिलालेख। कौन से शिलालेख हैं आपके? ये हैं आपके सारे के सारे बृहद शिलालेख। हमें जो 8 स्थानों से प्राप्त हुए हैं, जल्दी से नोट कर लीजिए आप इनको, है ना। चले देखिए, अब आप हेडिंग डालिए, उसका नाम स्तंभ लेख। क्या नाम है? आप बताओगे स्तंभ लेख। तो जो आपके स्तंभ लेख हैं, स्तंभ लेख होता कैसा है? ऐसा होता है। इसको क्या बोला जाता है? इस पर जो ऊपर है वो पशु का अंकन होता है। क्या हुआ करता था? पशु का अंकन। इधर अर्धमुखी, अर्धमुखी कमल, यानी ऐसा कमल बनाया जाता था। अब याद रखिए,
इस पर ये जो लिखा जाता था इसको लाट कहते थे। क्या कहा जाता था इसको? लाट कहा जाता था। और याद रखना ये जो पत्थर है, पत्थर कहाँ से लाया जाता था? तो आप बताओगे चुनार। चुनार कहाँ पड़ता है आपका? उत्तर प्रदेश का जो है ये बालू पत्थर है। कौन सा पत्थर लाया जाता था? बालू पत्थर लाया जाता था। कहाँ से? चुनार, उत्तर प्रदेश से ये पत्थर आपका लाया जाता था। अब देखिए इस पे क्या लिखी जाती थी आपकी, तो आप बताओगे इस पर राजाज्ञा के साथ राजा की प्रशंसा लिखी जाती थी। प्रशंसा, राजा की क्या लिखी जाती थी? प्रशंसाओं के बारे में लिखा जाता था। तो अगर आपसे पूछा जाए तो जो बृहद स्तंभ लेख हैं इनकी संख्या कितनी है? स्तंभ लेख की जो संख्या है वो है आपकी 8, सॉरी संख्या है 7, लेकिन स्थान अगर हम बात करें तो स्थान है आपके 6। स्थान कितने हैं आपके? 6। ये आपको याद रखना। स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है? बृहद स्तंभ लेख कौन सी बात चल रही है आपकी? तो वो बात चल रही है बृहद। बृहद जो स्तंभ लेख है उनकी संख्या है 7, लेकिन स्थान कितने हैं आपके? 6 स्थानों पर हमें देखने को मिलता है ना। अब यही हम आगे बात करते हैं। एक जो है आपका जिसको प्रयाग कौशाम्बी स्तंभ लेख कहा जाता है, यही हम बात करते हैं किसकी? प्रयाग कौशाम्बी स्तंभ लेख कौन सा है आपका? तो आप बताओगे सर उसका जो नाम है प्रयाग कौशाम्बी स्तंभ लेख। इसका एक नाम और भी है, तो याद रखिए इसको ही रानी का अभिलेख भी कहते हैं। आप बताओगे इसे ही रानी का अभिलेख भी कहते हैं। क्या कहा जाता है? तो आप बताओगे इसको रानी का अभिलेख भी कहते हैं। इससे जो कौशाम्बी से लेकर इलाहाबाद में किसने लगवाया था? तो आप बताओगे अकबर ने लगवाया था। इतनी आपको जानकारी याद रखना है। किसकी जानकारी याद रखना है? आप बताओगे स्तंभ लेख। अब स्तंभ लेख के बाद जो अगला आता है उसका नाम लिख लीजिए गुहा विलेख। अब क्या आता है आपका? आप बताओगे गुहा विलेख। गुहाविलेख। तो गुहाविलेख क्या होते थे? तो ये आपको याद रखना है। गुहाविलेख क्या करवाते थे? तो ये जो गुफाओं पर, गुफाएं जो आपकी होती थी उनके जो आगे वाला भाग होता था उसे साफ करवा दिया जाता था। आगे वाले भाग को क्या करवा देते थे? साफ करवा देते थे ऐसे, और उन पर नाम लिखवा देते थे अपना, ऐसा इन पर जो भी है आपका नाम लिख दिया जाता था, इसलिए इसको कहा गया है गुफाओं पर। गुफाओं पर ऐसे अपन लिख सकते हैं गुफाओं पर लिखे गए लेख को गुहाविलेख कहते हैं। गुफाओं पर लिखे गए लेख को ही क्या कहते हैं अपन? गुहाविलेख कहते हैं। इनके बारे में आपको याद रखना है। अब क्या होता है जब गुफाओं पर भी लेख लिख दिए गए हैं, अब इनसे संबंध याद रखना। अशोक ने, किसकी बात आती है? अशोक ने 4 गुफाओं का निर्माण करवाया। ये आपको याद रखना। सॉरी, अशोक ने कितनी करवाई थी? अशोक ने 3 गुफाओं का निर्माण करवाया। कितनी गुफाओं का निर्माण करवाया है? तो आप बताओगे अशोक ने जो है 3 गुफाओं का निर्माण करवाया। अब वो 3 नाम कौन कौन से थे, किन के लिए करवाया है, तो वो भी आपको याद रखना। इन्होंने जो है आजीवक धर्म के लिए, यानी आजीवकों के रहने के लिए, आजीवक, आजीवक धर्म के
अनुयायियों के लिए इन्होंने 3 गुफाओं का निर्माण करवाया। उन गुफाओं के नाम जरूर आपको याद रखना है। इनके नाम कौन कौन से थे जिनका निर्माण अशोक ने करवाया था? पहला आपको नाम याद रखना है कर्ण चौपाल। क्या नाम है? आप बताओ। कर्ण चौपाल। दूसरे का जो नाम है वो है विश्व झोंपड़ी। क्या नाम है? तो आप बताओगे विश्व झोंपड़ी। कर्ण चौपाल, विश्व झोंपड़ी। तीसरी जो होती है उसको कहा जाता है सुदामा झोंपड़ी। क्या नाम है? सुदामा झोंपड़ी। तो पहली है कर्ण चौपाल, दूसरी है विश्व झोंपड़ी, तीसरी है आपकी कौन सी? सुदामा झोंपड़ी। इन तीनों गुफाओं के जो है आपको नाम याद रखना है। अब बात आती है कि अशोक का एक पुत्र भी था। इसके एक पुत्र थे जिनका नाम था दशरथ। अशोक के पुत्र का नाम क्या है? तो आप बताओगे। इनका जो पुत्र था उसका नाम था दशरथ। इन्होंने भी 4 गुफाएं बनवाई। 4 गुफाओं का निर्माण करवाया। कितनी गुफाओं का निर्माण करवाया है? तो आप बताओगे 4 गुफाओं का निर्माण करवाया। तो उनके नाम भी आपको याद रखना है। कौन सी 4 गुफाओं का निर्माण करवाया है? पहला है गोपी। क्या नाम है? गोपी। दूसरे जो है, पहला है गोपी, दूसरा है बापी। कौन सा है? गोपी बापी। तीसरी है पदथिक। गोपी, बापी, पदथिक। ये जो 3 गुफाएं हैं ये पहले इनके बारे में याद रखें। तीनों जो गुफाएं हैं ये नागार्जुन की पहाड़ियों में बनवाई थी। कहाँ पर बनवाई थी? तो आप बताओगे नागार्जुन की पहाड़ी। लेकिन एक जो थी चौथे नंबर की जो गुफा है जिसका नाम है, देखिए आप, चौथी जो गुफा है उसका नाम क्या है? लोमेश ऋषि। ये गुफा का नाम है, ये लोमेश ऋषि। ये जो गुफा उसने बनवाई है वो है बराबर की पहाड़ियों में बनवाई। कहाँ पर बनवाई थी? तो आप बताओगे बराबर की पहाड़ियों में। कहाँ पर बनवाई इसने? तो आप बताना कि सर इसने एक जो गुफा है वो बराबर की पहाड़ियों में बनवाई थी, बाकी जो 3 गुफा हैं वो आपकी नागार्जुन की पहाड़ियों में बनवाई। लेकिन एक क्वेश्चन और आता है कि अशोक ने कहाँ बनवाई? तो आप बताओगे कि सर अशोक ने जो पहाड़ियां बनवाई थी, ये तीनों जो पहाड़ियां हैं ये बराबर की गुफाओं में बनवाई थी। बराबर की, बराबर की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी आपकी? बराबर की पहाड़ी। और ये कहाँ है बराबर की पहाड़ियां? तो आप बताओगे ये बिहार में। कहाँ पर है आपकी? बिहार में। इन पहाड़ियों में जो है गुफाओं का निर्माण करवाया था। तो आपको याद रखना है अशोक ने कितनी गुफाओं का निर्माण करवाया था? 3 गुफाएं। पहली गुफा कौन सी है? कर्ण चौपाल। दूसरी है विश्व झोंपड़ी। तीसरी जो है सुदामा झोंपड़ी। जबकि उसका पुत्र हुआ जिसका नाम था दशरथ। दशरथ ने 4 गुफाओं का निर्माण करवाया। पहली जो गुफा थी उसका नाम था गोपी, बापी, पदथिक। ये तीनों जो है वो नागार्जुन की पहाड़ियों में है। और एक जो है जिसका नाम है डोमेश ऋषि, ये बराबर की पहाड़ियों में इस गुफा का निर्माण करवाया गया था। अब यही बात आती है कि अशोक को, यानी बौद्ध ग्रंथों में, बौद्ध ग्रंथों में अशोक को, बौद्ध ग्रंथों में अशोक को उज्जैन करमौली कहा गया है। क्या कहा गया है? तो आप बताओगे इसको उज्जैन करमौली कहा गया है। अगर आपसे कोई पूछे कि उज्जैन करमौली के नाम से किसे जाना जाता है तो आप बताओगे सर अशोक को जाना जाता है। अब देखिए एक क्वेश्चन आता है कि गुरु के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? बताओ। तो आप बताओगे कि गुरु के प्रति
श्रद्धा होनी चाहिए, ये बात जो है अशोक ने अपने किस अभिलेख में कही है? तो आप बताओगे ब्रह्मगिरी अभिलेख। ब्रह्मगिरी अभिलेख। तो ब्रह्मगिरी अभिलेख में क्या बताया इसने? इसने कहा है कि गुरु के प्रति सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। गुरु के प्रति सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए, ये कहाँ कहा गया है? तो आप बताओगे ब्रह्मगिरी अभिलेख में कहा गया है ना? इतना अपने याद रखना है। अब बात आती है, थोड़ा सा और टॉपिक इसी में आता है कि जो आपके अशोक था, अशोक के बाद जो है इसकी कलाकृतियों के बारे में याद रखना कि आपके जो चाणक्य हुए हैं उन्होंने मौर्य समाज में कैसा समाज बताया गया है? तो आप हेडिंग डाल लीजिए जिसको कहा गया है मौर्य समाज। किसकी बात आती है? आप बताओगे मौर्य समाज। तो मौर्य समाज की बात करते हैं हम, तो सर्वप्रथम कौटिल्य के अनुसार करते हैं। कौटिल्य के अनुसार, तो कौटिल्य के अनुसार जो मौर्य समाज था उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र थे, यानी 4 वर्ग हुआ करते थे। कितने वर्ग थे आपके? 4 वर्ग। कौन कौन थे? तो आप बताओगे पहले जिनको ब्राह्मण कहा गया है, दूसरे कौन थे? आप बताओगे क्षत्रिय, तीसरे कौन थे? तो आप बताओगे वैश्य, और चौथे कौन थे? आप बताओगे शूद्र। अब ये पूजा का पाठ करते थे ब्राह्मण कहलाए, दूसरे क्षत्रिय जो युद्ध लड़ते थे उन्हें क्षत्रिय कहा गया है, तीसरे वैश्य जो व्यापार करते थे, और जो शूद्र हैं ये तीनों की जो सेवा करते थे वो आपके शूद्र कहलाते थे। ये भी आपको नाम याद रखना कि कौटिल्य के अनुसार या चाणक्य के अनुसार आपका जो मौर्य समाज था वो कितने भागों में बटा हुआ था? तो आप बताओगे 4 वर्गों में बटा हुआ था। लेकिन यही एक और व्यक्ति भी आते हैं, उनके अनुसार भी आपको याद रखना। कौन? मेगस्थनीज के अनुसार। मेगस्थनीज के अनुसार जो मौर्य समाज था वो 7 भागों में बटा हुआ था। कितने भागों में बटा हुआ था? तो आप बताओगे 7 भागों में बटा हुआ था। अब दोनों ने अलग अलग बेस पर इन चीजों को बताया हुआ है, क्योंकि मेगस्थनीज आपको पता है पहला ऐसा जो आपका राजदूत था जो भारत में पहली बार नियुक्त हुआ था, और वो भी किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। अब हम बात करते हैं, इसने बताया कि 7 भाग थे, वो भी कार्य के आधार पर। किसके आधार पर बताए गए हैं? तो 7 भाग बताए हैं इसने किसके आधार पर? कार्य के आधार पर। जो जैसा कार्य करता था उसको उसने उसमें बांट दिया है। अब कौन कौन से कार्य थे वो भी नाम आपको याद रखना। इसने बताया कि पहला, कुछ लोग दार्शनिक थे। कौन थे आपके? पहला आप बताओगे दार्शनिक थे। दूसरा, उस समय पे कुछ किसान भी हुआ करते थे। कौन हुआ करते थे? किसान। तीसरा आप बताओ, कुछ अहीर भी थे। कौन थे? अहीर। चौथे नंबर पर लिख लीजिए। अहीर के बाद उसने बताया या कुछ भी जो थे आपके वो कारीगर थे। कुछ सैनिक हुआ करते थे। कौन हुआ करते थे? सैनिक। इसके बाद कुछ जो है निरीक्षण अधिकारी हुआ करते थे। कौन हुआ करते थे? तो आप बताओगे निरीक्षण अधिकारी थे। इनके बाद जो अगला आता है, कुछ सभासद हुआ करते थे। कौन हुआ करते थे आपके? उनका नाम था सभासद हुआ करते थे। ये नाम अपने याद रखना कि कौटिल्य के अनुसार 4 वर्ग थे, जबकि हम बात करते हैं मेगस्थनीज के अनुसार आपके कितने भाग हुआ करते थे? 7। और किसके आधार पर बताया? इसने कार्य के आधार पर बताया है। इतना आप लिख लीजिए, है ना?
चलिए देखिए, अब जो आता है कि अगर आपसे पूछा जाए, बताइए क्या मौर्य समाज में दास प्रथा थी या नहीं थी? किसकी बात चल रही है आपकी? तो आप बताओगे मौर्य समाज। क्वेश्चन है क्या दास प्रथा थी या नहीं थी? मौर्य समाज में दास प्रथा। तो दास प्रथा के बारे में बताने वाले अलग अलग व्यक्ति। कौटिल्य ने कहा है, कौटिल्य के अनुसार, किसके अनुसार? कौटिल्य के अनुसार दास प्रथा थी। कौटिल्य के अनुसार दास प्रथा थी, जबकि हम बात करते हैं मेगस्थनीज के अनुसार। मेगस्थनीज, मेगस्थनीज के अनुसार दास प्रथा नहीं थी। मेगस्थनीज के अनुसार दास प्रथा नहीं थी। अब इसके बाद अगला आता है कि अगर आपसे पूछा जाए कि जैसे ही मौर्य समाज आया तो स्त्रियों की दशा अच्छी थी, स्त्रियों की दशा अच्छी थी या दशा में सुधार आया। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो महिलाएं वैश्यवृत्ति को अपनाती थी, याद रखना इसी समय कि वो महिलाएं यानी जो महिला वैश्यावृत्ति, वैश्यावृत्ति को अपनाती थी, वैश्यावृत्ति को अपनाती थी, उन्हें क्या कहा जाता था? तो आप बताओ, उन्हें जो है, उन स्त्रियों को रूपा जीवी कहा जाता था। रूपा जीवी, जो अपने रूप का पैसा लेती थी, यानी जो देह का व्यापार करती थी, उन्हें क्या कहा जाता था? रूपा जीवी। क्या कहा जाता था? तो आप बताओ कि रूपा जीवी कहते थे, है ना। अब इतना लिखने के बाद एक थोड़ा सा पॉइंट और आता है कि उस समय अर्थव्यवस्था कैसी थी। तो हेडिंग डाल लीजिए आप, मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था। क्या आता है अपना? मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था कैसी थी? तो आप बताओगे सर अर्थव्यवस्था का आधार कृषि था। इसका जो आधार था वो क्या था? आप बताओगे कृषि। मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था में अर्थव्यवस्था का आधार, अर्थव्यवस्था का आधार क्या था? तो आप बताओगे कृषि था। अब इस पर जो है लगान भी लगाया जाता था। कहीं कहीं आपको 1/6 भाग देखने को मिलता है, तो कहीं कहीं पर 1/4 भाग देखने को मिलता है, यानी राजस्व। इससे क्या लिया जाता था? किसानों से राजस्व यानी टैक्स लिया जाता था। राजस्व की दर कहीं कहीं 1/6 भी थी और कहीं पर आपको 1/4 भी देखने को मिलती। अब आपको याद रखना उस समय जो थे आपके आंतरिक से बाह्य व्यापार भी होते थे, यानी अपन बात कहेंगे उस समय आंतरिक तथा बाह्य व्यापार भी होते थे। आंतरिक तथा बाह्य व्यापार प्रचलित थे। अब अगर पूछा जाए उस समय कि प्रमुख उद्योग कौन सा था, तो इस समय हम बात करते हैं किसकी? प्रमुख उस समय उद्योग कौन सा था? तो प्रमुख जो उद्योग था वो था कपड़ा उद्योग। कौन सा उद्योग था? तो आप बताओ कपड़ा उद्योग, जिसको वस्त्र उद्योग के नाम से भी अपन जानते हैं, जिसको क्या कहा जाता है? वस्त्र उद्योग भी प्रचलित था। ठीक है ना। अब अगर पूछा जाए और क्या था उस समय जो व्यापार होता था वो कैसे होता था, तो याद रखना व्यापार में मुद्रा का प्रयोग किया जाता था। व्यापार में मुद्रा का प्रयोग किया जाता था।
अब मुद्रा का प्रयोग किया जाता था तो किसका, तो आप बताओगे चांदी के सिक्के। चांदी के सिक्कों का प्रयोग किया जाता था सर्वाधिक। सर्वाधिक किसका प्रयोग करते थे, तो आप बताओगे चांदी के सिक्कों का प्रयोग किया जाता था। अब अगर क्वेश्चन आ जाए कि बता उस समय जो टैक्स को चोरी करता था, यानी जो कर को चुराने वाले लोग होते थे, उन्हें क्या सजा थी, तो आप बताना कि कर की चोरी करने वालों को मृत्यु दंड दिया जाता था। जो कर चोरी करते थे उन्हें मृत्यु दंड दिया जाता था। ऐसे करके जो है उस समय व्यवस्थाएं आपकी बनाई जाती थी। एक और क्वेश्चन आता है कि जब कर की चोरी कर ली, कर भी लगाए जा रहे हैं, तो उस समय जो था आपका प्रमुख बंदरगाह कौन सा था, प्रमुख बंदरगाह। तो आप बताओ उस समय जो प्रमुख बंदरगाह था उसका नाम था भड़ोच। कौन सा बंदरगाह था आपका, तो आप बताओगे भड़ोच बंदरगाह था, जिस जो कहाँ पर था आपका, तो आप बताओगे सर ये गुजरात में था। कहाँ पर था आपका, आप बताओगे गुजरात में जो आपका ये बंदरगाह था। ठीक है ना। अब देखिए ये, इसके बाद हमने देख लिया ये मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था भी देख ली हमने। अब इसके बाद जो आपका अगला वंश आता है, यहाँ तक हमें ज्यादातर आपके क्वेश्चन आप देखोगे आपके मौर्य वंश से संबंधित लग जाएंगे। इसके बाद जो है अगली क्लास में हम पढ़ेंगे मौर्योत्तर काल। किसके बारे में पढ़ेंगे, तो आप बताओगे जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम पढ़ेंगे मौर्योत्तर काल। यानी कौन सा वंश आएगा आपका, आप बताओगे शुंग वंश। किसके बारे में पढ़ेंगे, शुंग वंश के बारे में। तो आशा है कि आप सबको यहाँ तक क्लास समझ में आई होगी। तो देखिए इतिहास का क्रम चालू हो गया है, जिसमें आपके सिस्टमेटिक सारे राजवंश देखने को मिलेंगे। और आप जो है इस क्लास को देखना ना भूलें, जिनका आगामी पेपर आरपीएफ, एनटीपीसी, लोको पायलट या जो भी आपके सरकारी एग्जाम दे रहे हैं जिनमें आपका जीके का पोर्शन आपका आता है, उसमें आपकी ये क्लास आपको बहुत ही फायदेमंद सिद्ध होगी, है ना। आशा है कि आपको सबको क्लास समझ में आ रही होगी। मिलते हैं ब्रेक के बाद। धन्यवाद।